नमस्ते। आज हम ललिता की अंतिम कड़ी तक पहुंच गए हैं और मुझे पूरा विश्वास है आपको ललिता की कहानी अच्छी लगी होगी। आज की कहानी में ललिता निर्णय लेगी कि उसके लिए नौकरी करना बहुत ही आवश्यक है। परंतु मैं सोचती हूँ कि क्या ये निर्णय ललिता का है या ये हमारे समाज और अर्थव्यवस्था का है, जिसने औरत के काम को अभी तक कोई महत्व नहीं दिया। इसलिए स्त्रियों को, जबकि बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके लिए बाहर जाना बहुत आवश्यक हो गया है। मैं यहाँ यह नहीं कह रही कि औरतों को बाहर जाके अपना कैरियर नहीं बनाना चाहिए, बल्कि बनाना चाहिए। परंतु बच्चों की परवरिश भी तो उतनी ही महत्वपूर्ण है या शायद उससे भी अधिक महत्वपूर्ण। हम अपने बच्चों के साथ आज क्या कर रहे हैं? बहुत सी माएँ अपने बच्चों को डे केयर में छोड़कर चली जाती हैं, जो उनके स्वास्थ्य पे, उनकी मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, सब पे असर डाल रहा है। तो क्या हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकेंगे जहाँ पे एक संतुलन हो, जहाँ माँ अपने बच्चों की परवरिश भी कर सके और फिर जब बच्चे बड़े हो जाएं तो वो बाहर आके फिर से अर्थव्यवस्था में भाग भी ले सके? आप मुझे अपने विचार बताइएगा। मैं यहाँ यह बिल्कुल नहीं कह रही कि यह मेरा अंतिम विचार है या सिर्फ यही विचार है, परंतु इतना तो निश्चित है कि बच्चों का पालन पोषण आवश्यक है और उनका सही पालन पोषण के लिए माँ का होना भी जरूरी है। जरा आप सोचिएगा। सरिता के जाने के बाद ललिता ने सास से कहा। उसका तलाक हो चुका है। सुनकर उनकी आंखें फट गई, मुंह अवाक खुला का खुला रह गया। और वो इसे पढ़ाने देते हैं? सास ने वैसे ही फटी आंखों से पूछा। क्यों नहीं? कॉलेज को उसकी निजी जिंदगी से क्या लेना देना है? पर मुझे नहीं लगता तुम्हारे ससुर जी उसे किराए पर रखेंगे। क्यों नहीं? उसके यहाँ रहने से सारी गली पर गलत असर पड़ेगा और तुम्हारे ससुर जी गली के सबसे बड़े आदमी हैं। बहुत इज्जत है उनकी। वो इस तरह की अनैतिकता बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस शाम जब सुभाष उनके घर आया तो उसने सविता को किराए पर मकान देने की सिफारिश की। वो उसकी बहुत तारीफ कर रहा था। सास ने ललिता के कान में फुसफुसाकर व्यंग्य से कहा, इसे क्या हो गया है? ये क्यों उसके लिए परेशान हो रहा है? सुनकर ललिता ने वितृष्णा से मुंह फेर लिया। बजाज परिवार की शहर में बहुत इज्जत है। ये बड़ी हैरानी की बात है कि वो माँ बाप के घर न रहकर यहाँ रहना चाहती है। लड़की को या तो अपने पति के घर रहना चाहिए या फिर पिता के। इंदिरा गांधी तक अपने बेटों के साथ रहती है। ससुर जी ने विद्वतापूर्ण ढंग से कहा। ललिता को ये बात एक साथ ही शोचनीय और हास्यास्पद लगी। उसकी नजर दुष्यंत से टकराई तो उसने ललिता को इशारे से चुप रहने के लिए कहा, यानी उसे दखलंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं। इस इशारे को वो पहले हमेशा मान जाती थी, परंतु आज वो एक तलाकशुदा आत्मनिर्भर लड़की से मिली थी, इसलिए उस इशारे को किनारे रख उसने कहा, पिताजी, इंदिरा गांधी नहीं रहती बेटों के साथ। बेटे प्रधानमंत्री निवास पर उनके साथ रहते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। फिर ससुर जी ने सुभाष की ओर मुड़कर कहा, देखो, ये फायदा होता है पढ़ी लिखी बहू होने का। वो मेरी गलती सुधार सकती है। और अपने कटाक्ष से खुद ही प्रभावित होकर हंस दिए। ललिता की आंखें एक पल के लिए दुष्यंत से टकराई। दुष्यंत ने अपने पिता की ओर मुड़ते हुए कहा, मेरे ख्याल में हमें उसे किराए पर रख लेना चाहिए। हमारे घर में वो सुरक्षित रहेगी। ठीक है, यदि तुम यही चाहते हो तो यही सही। और उन्होंने सुभाष को मुस्कुराकर हामी भर दी। सविता के घर का दरवाजा गली के पिछले हिस्से में खुलता था, पर उसका एक दरवाजा इनके आंगन में भी खुलता था। अगर वो चाहती तो इनके आंगन से होते हुए मुख्य द्वार तक जा सकती थी। सुभाष तो हमेशा यही करता था। वो उनके आंगन को अपना ही घर समझता था, कभी भी बातें करने आ जाता था या एक कोने में कुर्सी पर बैठ चुपचाप अपना काम करता रहता था। उन दिनों किराएदार भी घर के सदस्यों जैसे होते थे। एक दूसरे की सहायता करना, सलाह लेना या यूं ही बैठे रहना, ये आम बात थी।
परंतु सविता ने शुरू से ही पीछे का दरवाजा इस्तेमाल करना ठीक समझा। वह बहुत शांत जिंदगी जीती थी। एक अकेले व्यक्ति के हिसाब से उसके पास बहुत बढ़िया फर्नीचर था, फ्रिज था, और इन सब से बढ़कर उसके पास सबको हैरान कर देने वाली एक और चीज थी, और वो था उसका वेस्पा स्कूटर, जिसे वह स्वयं चलाती थी। उससे पहले उन लोगों ने कभी किसी लड़की को स्कूटर चलाते नहीं देखा था। उसके पास काम करने के लिए एक बहुत चुस्त लड़की रहती थी, जो सुबह आती थी और शाम को जाती थी। सविता रोज शाम को अकेले लंबी सैर पर जाती थी। लोलिता ये करने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। रविवार के दिन वो कई बार अपनी कुर्सी निकाल आंगन में अपने वाले हिस्से में बैठकर पढ़ती थी। वो इन सब की तरह छत पर नहीं सोती थी, बल्कि कूलर चलाकर कमरे में सोती थी। कुछ ही दिनों में लोलिता ने महसूस किया कि उसके शांत अस्तित्व से उनके घर के सारे प्राणी प्रभावित हो रहे हैं। उसके आने के कुछ ही दिनों बाद उनके काम वाली से लेकर सबने अपने बनाव श्रृंगार पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। दुष्यंत रात को हमेशा लुंगी पहनते थे, अब वे कुर्ते पजामे ले आया। हर हफ्ते वो एक नई कमीज सिलवा लेता। खुद लोलिता ने भी घर पर भी स्त्री किए हुए कपड़े पहनने शुरू कर दिए। अपने नए नक्श उभारने के लिए बाल ऊपर बांधने शुरू कर दिए। वो जाकर पहली बार सेंट की बोतल ले आई। सास, जो हर जगह स्लीपर्स में आराम से चली जाती थी, अब बाहर जाने के लिए अलग चप्पल ले आई। हाथ में बाजार का बना रुमाल रखना शुरू कर दिया। अब तक घर का बना थैला उठाकर हर जगह हो आती थी, अब वो खादी का खूबसूरत बैग ले आई। ससुर जी हमेशा पारंपरिक भारतीय वेशभूषा में रहते थे, पर अब वो पहले की तरह रोज बालों में तेल नहीं लगा रहे थे। खुले में नहाने की बजाय अब गुसल खाने में नहाने लगे थे। जूते साफ रहने लगे थे। नौकरानी भी सविता की नौकरानी जैसा दिखने की भरसक कोशिश कर रही थी, जो निश्चय ही इनके वाली से कहीं बेहतर लगती थी। अगला परिवर्तन इससे भी बड़ा था। दुष्यंत एक ही बार में जाके फ्रिज, टीवी और कूलर ले आए। घर में पहली बार सोफा आया। दरअसल पहली बार एक कमरे को बैठक का दर्जा दिया गया। इस कमरे का दरवाजा गली में खुलता था। गली और घर के बीच में एक सीढ़ी थी और उस सीढ़ी के नीचे से नाली बहती थी। वो दरवाजा बंद रखा जाता था, बदबू के कारण नहीं, बल्कि सुविधा के लिए। अब जब कोई नया मेहमान आता, उसे प्रभावित करने के लिए वो उसे बरामदे से बैठक तक ले जाते और नई खरीदी चीजों का प्रदर्शन करते, और जो रोजमर्रा के मेहमान थे वो वहीं बैठ जाते जहां घर के लोग पहले से बैठे होते। दुष्यंत पर उन दिनों एक नई जवानी छाई हुई थी। वो पहले से अधिक हंस रहे थे। दुष्यंत शादी के शुरू के दिनों जैसे हो गए थे। लोलिता के बदन में संगीत था और दुष्यंत की आंखों में खुशी। समय बीतता रहा और उन्हें लगा सविता का तो उनकी कोशिशों की ओर ध्यान ही नहीं जा रहा, इसलिए अब समय आ गया था कि वो बैठकर उसकी बुराई करें। स्कूल फिर से खुल गया था और लोलिता काम के बोझ के नीचे दब रही थी। वो हमेशा थकी रहती। वो टुकड़ों में बट रही थी। सविता अब आकर्षण नहीं, कुंठा बन गई थी। दुष्यंत के साथ अब लोलिता हमेशा चिढ़कर बात करती। अग्नि को एक बार थप्पड़ मार चुकी थी। सास ससुर में कई दिनों से अनबन चल रही थी। एक दोपहर लोलिता स्कूल से जल्दी आ गई। देखा सास रसोई में रो रही है। उसे पता नहीं था कि पास के कमरे में ससुर जी हैं। इस समय वो काम पर होते थे। बाद में पता चला वो लड़ाई के कारण घर रुक गए थे। लोलिता ने सास से पूछा, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? अग्नि अभी तक नहाई क्यों नहीं है? मासी कहाँ है? इन सारे सवालों का जवाब उन्होंने ये दिया, कुछ नहीं हुआ। आदमी ने कब औरत की इज्जत की है? जबकि हम बच्चे पैदा करें, उनको बड़ा करें, खाना बनाएं, गुलामों की तरह दिन भर घिसें। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं ना, इसीलिए जो चाहे मेरे साथ कर सकते हैं। अंदर से जैसे दहाड़ने की आवाज आई। इसीलिए नहीं कि तू अनपढ़ है, बल्कि तू अपनी हद से बाहर जा रही थी। तुझे कोई हक नहीं बनता कि तू मेरे मामलात में दखल अंदाजी करे। मैं कमाता हूं, जैसा मेरा मन करेगा वैसा खर्च करूंगा। ये लोलिता की बोलने की जगह नहीं थी। उसने अग्नि को उठाया और गुसलखाने उसे नहलाने चली गई। बाद में मासी से पता चला कि ससुर जी ने एक सेकंड हैंड फिएट कार खरीदी है। सास ने कहा,
ये सब सविता का ध्यान खींचने के तरीके हैं। इस पर ससुर जी को गुस्सा आया और उन्होंने एक थप्पड़ सास को जड़ दिया। सुनकर लोलिता का मन कांप उठा। उस दिन वो अपनी सास के साथ पहली बार मंदिर गई। न जाने क्यों उसे लगा उन्हें उसकी जरूरत है। मंदिर में लोग उन दोनों को बहुत स्नेह और आदर से मिले। एक सन्यासिनी व्यासपीठ पर बैठ गई। पहले उन्होंने क्षमा और सहन शक्ति की गुणवत्ता पर भाषण दिया। फिर सास से अनुरोध किया कि वो भजन गाएं। सास ने गाना शुरू किया। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। उनकी आवाज एक नदी के प्रवाह की तरह सुरमई लग रही थी। उसमें तड़प भी थी, सच्चाई भी। सन्यासिनी की आंखों में आंसू थे। लोलिता की शादी को 3 साल हो चुके थे और उसे पता ही नहीं था कि उसकी सास इतना सुंदर गाती है। घर वापसी आते हुए उसने रास्ते में कहा, मुझे पता नहीं था आप इतना अच्छा गाते हो। मुझे गाने से बहुत सुख मिलता है, परंतु तुम्हारे ससुर जी को घर में मेरा गुनगुनाना तक पसंद नहीं, इसीलिए मंदिर में गा लेती हूँ। लोलिता ने कोई उत्तर नहीं दिया तो सास पुनः बड़े उत्साह से बोली, शादी से पहले मैं हर तीज त्योहार पर जमकर नाचती गाती थी। मेरी दादी मुझे कोयल कहती थी, मेरे पिताजी मुझे हिरण कहते थे, क्योंकि मैं फुदकती बहुत थी। ये सब याद कर वो खुलकर हंस दी। वैसी हंसी जिसे देखकर मन खिल उठता है और लगता है इससे बड़ी प्रार्थना क्या होगी। वो कुछ देर चुपचाप चलते रहे। लोलिता को पता था कि वो फिर बोलेंगी। आज उनको उसमें एक बहू नहीं, हमदर्द नजर आ रही थी। एक बार मेरी सास ने मुझे नाचते हुए देख लिया उन्होंने फिर से चुप्पी तोड़ते हुए कहा और मेरा रिश्ता मेरे पिताजी से मांग लिया, और फिर जैसे क्रोध को दबाते हुए कहा, और शादी के बाद सबसे पहले मुझे नाचने और गाने की मनाही कर दी। शादी से पहले हम लाहौर रहते थे। उन्होंने मानो बरसों का बांध तोड़ते हुए कहा, मैं मिडिल स्कूल करके कहीं नौकरी कर सकती थी। मेरी एक सहेली प्राथमिक विद्यालय में सरकारी नौकरी करती है, सिर्फ 8वीं पास है, अपने पैरों पर खड़ी है। पर मेरे पिता ने कहा, नहीं, लड़कियों के लिए ज्यादा पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं। आप पढ़ना चाहती थी? लोलिता ने आश्चर्य से कहा, कौन पढ़ना नहीं चाहता? पढ़ाई मुझे पैसे कमाने लायक बना देती। अब हर चीज के लिए मुझे हाथ फैलाने पड़ते हैं। मेरे नाम के बैंक में 5,000 रुपए हैं, पर मुझे नहीं पता वे निकालने कैसे हैं। घर, गोदाम, दुकान सब तुम्हारे ससुर जी के नाम है। मेरे हिस्से में 2 वक्त की रोटी और दिन भर की चाकरी है। लोलिता को लगा जैसे वो उसी के किसी डर की बात कर रही थी। मेरे पास कुछ जेवर हैं। उनका बोलना रुक ही नहीं रहा था। तुम्हारी शादी के टाइम मैंने कहा, बहू के लिए नए जेवर बनवा लेते हैं। वो बोले, नया कुछ नहीं बनेगा, जो मेरी माँ का है मेरी बहू को दे दो। मैं क्या करती, देना पड़ा। अब बस मेरे पास अपनी माँ का दिया हुआ जेवर है। यदि मेरी इच्छा हो तो मुंह फेर कर सो जाएंगे, पर अपनी मर्जी हो तो मैं बीमार भी हूं तो मुझे करना पड़ेगा। लोलिता एकदम सख्ते में आ गई। सास अपने शारीरिक संबंधों की बात कर रही थी और वो ये सब नहीं सुनना चाहती थी। उसने नजरें झुका ली। सास भी शायद बोलने के बाद असमंजस में आ गई थी, इसलिए वो कुछ देर चुपचाप चलते रहे। जब वो घर पहुंचने ही वाले थे तो लोलिता ने कहा, यदि आपको पढ़ाई इतनी जरूरी लगती है तो आप मेरी पढ़ाई के इतने खिलाफ क्यों हो? मैं खिलाफ नहीं हूं मेरे बच्चे, मैं डरी हुई हूं। सास ने आंसू छुपाते हुए कहा। लोलिता गलियों में कूदती फांदती उस लड़की की कल्पना कर रही थी जो कभी उसकी सास रही होगी। घर पहुंचते ना पहुंचते वो जान गई उसका नौकरी छोड़ने का तो सवाल ही नहीं होता। यही एक रास्ता है जो उसे, सास और अग्नि को एक साथ आजादी की ओर ले जाएगा।
हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।